स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एल. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा अति संयुग्मन प्रभाव के बारे में, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इससे पहले वाले लेक्चरों में मैंने आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्रेरणिक प्रभाव को भी मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया। अब आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए अति संयुग्मन प्रभाव मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को भी बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। तो देखो, इसके एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ कर चलना, ठीक है ना। ये भी टॉपिक आप लोगों को बहुत सीधा टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए अति संयुग्मन प्रभाव मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की डेफिनेशन बता देता हूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की क्या डेफिनेशन होती है। तो देखो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंडों के अंदर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, अति संयुग्मन प्रभाव मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन बता देता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंडों में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अति संयुग्मन प्रभाव मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अभी आप लोगों के सामने मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना। इस एक एग्जांपल से इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी और इसके पॉइंट भी सभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो देखो, मैं यहां पर आप लोगों के लिए एथिल कार्बोकैटायन को ले रहा हूं और एथिल कार्बोकैटायन की मैं आप लोगों के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहा हूं। उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये टॉपिक आप लोगों का बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। तो देखो, यहां पर मैं एग्जांपल के तौर पर एथिल कार्बोकैटायन को ले रहा हूं, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पर मैं किसको ले रहा हूं, एथिल कार्बोकैटायन को ले रहा हूं और इसकी मैं आप लोगों के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बता रहा हूं। तो देखो, ये जो आप लोगों का एथिल कार्बोकैटायन है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान से समझना। अभी आप लोगों को इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। देखो, ये तो मैंने किसको लिख दिया, CH2 को लिख दिया। कार्बन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। ये जो आप लोगों का है, इसको हम बोलते हैं एथिल कार्बोकैटायन, ठीक है ना, एथिल कार्बोकैटायन। इसकी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहा हूं आप लोगों के लिए। जैसे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट होगी, वैसे ही आप लोगों का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो देखो, यहां पर मैंने ये कौन लिख दिया, CH2 लिख दिया। कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस कार्बन से आप लोगों के 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। एक हाइड्रोजन एटम मैंने यहां पर शो कर दिया, एक हाइड्रोजन एटम मैंने यहां पर शो कर दिया और एक हाइड्रोजन एटम मैंने यहां पर शो कर दिया, ठीक है ना। अब यहां पर इसकी क्या बनेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगी वो मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट होंगे, यहां पर शिफ्ट होंगे। अब आप लोगों को पता है क्या, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो ये आप लोगों का कौन सा बॉन्ड हुआ, सिग्मा बॉन्ड हुआ, ठीक है ना। ये बॉन्ड आप लोगों का कौन सा हुआ, बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हुआ। ये भी आप लोगों का सिग्मा बॉन्ड हुआ और ये भी आप लोगों का सिग्मा बॉन्ड हुआ, ठीक है ना। तो देखो, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब पाई बॉन्ड बन जाएगा। किस तरीका से बन जाएगा वो आप लोग बोर्ड की तरफ देखिए। देखो, यहां पर मैं आप लोगों को सामने शो कर देता हूं। ये मैंने कार्बन लिख दिया, ये वाला कार्बन लिख दिया। यहां पर मैंने हाइड्रोजन एटम लिख दिया, ये हाइड्रोजन एटम मैंने यहां पर लिख दिया और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज है, आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे ही सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन की कितनी बैलेंसी हो जाएगी, 4 बैलेंसी हो जाएगी, क्योंकि एक बॉन्ड तो उसका पहले से ही बना हुआ है भाई। एक बॉन्ड तो यहां पर पहले से ही बना हुआ है और इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहां पर आप लोगों का क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। अगर डबल बॉन्ड यहां पर जनरेट हो जाएगा तो एक तो आप लोगों का कौन हो गया, सिग्मा बॉन्ड जो कि पहले से ही है, और ये जो दूसरा बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड आप लोगों का कौन सा बना है, पाई बॉन्ड। तो इस कार्बन की बैलेंसी को देखो, इस कार्बन की 4 बैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज यहां पर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इस कार्बन पर यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज था ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन की 4 बैलेंसी कंप्लीट हो गई। यहां पर देखो, इस कार्बन की 4 बैलेंसी नहीं हो रही है, 1 2 3 बैलेंसी हो रही है, इसलिए
इस कार्बन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जैसे ही ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हुए, ठीक है ना, तो यहां पर क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया और इस कार्बन की चार वैलेंसी कंप्लीट हो गई और इससे पॉजिटिव खत्म हो गया। तो ये पॉजिटिव किसके पास में चला जाएगा, इस हाइड्रोजन एटम के पास में चला जाएगा, क्योंकि अब इस हाइड्रोजन एटम के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो मैं इस तरीका से शो कर देता हूं, यहां पर मैं किसको शो करते जाऊंगा, आप लोगों का हाइड्रोजन एटम को। अब ये बॉन्ड तो आप लोगों का टूट चुका है, ठीक है ना, तो यहां पर मैं किसी भी बॉन्ड को शो नहीं करता हूं। ये हाइड्रोजन एटम आप लोगों का ये रहा, ठीक है ना, और ये हाइड्रोजन एटम आप लोगों का ये रहा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या अब मैं आप लोगों के लिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंप्लीट बता देता हूं। कंप्लीट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने के बाद एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन को बताऊंगा और इसके सभी पॉइंटों को मैं क्लियर करवाऊंगा। तो देखो ये बॉन्ड यहां से टूट ही चुका है। अब इसके अंदर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। किस तरीका से होगा वो देखो, यहां पर आप लोगों को पता है इस हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यदि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को मैं यहां पर शिफ्ट कर दूं तो यहां पर तो बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, लेकिन फिर पॉजिटिव चार्ज किस हाइड्रोजन के पास में आ जाएगा, इस हाइड्रोजन के पास में। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की ये बन गई। ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड शो कर दिया, ये हाइड्रोजन एटम लिख दिया मैंने, ये हाइड्रोजन एटम लिख दिया। अब देखो इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट कर दिया, आप लोगों ने यहां पर शिफ्ट कर दिए। तो इस हाइड्रोजन की तो आप लोगों की बैलेंसी कंप्लीट हो गई, लेकिन आप लोगों को पता है कि अब ये पॉजिटिव चार्ज कौन से हाइड्रोजन के पास में आ गया, इस हाइड्रोजन के पास में। तो इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहां पर शो कर दिया। चलो ठीक है, अब देखो ये हाइड्रोजन एटम मैंने यहां पर ये कर दिया शो, ये जो आप लोगों का हाइड्रोजन एटम है मैंने यहां पर शो कर दिया। अब देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां पर शिफ्ट होंगे तो इस हाइड्रोजन का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, लेकिन अब पॉजिटिव कौन से हाइड्रोजन के पास में आ जाएगा, इस हाइड्रोजन के पास में। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को मैं यहां पर शिफ्ट कर रहा हूं तो इन दोनों के बीच में तो बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और इस हाइड्रोजन का तो पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, लेकिन अब पॉजिटिव किसके पास में आ जाएगा, इस हाइड्रोजन के पास में। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की ये बन गई। यहां पर लिख देता हूं कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर हाइड्रोजन को शो कर दिया, यहां पर हाइड्रोजन को शो कर दिया, यहां पर इस हाइड्रोजन को शो कर दिया, यहां पर आप लोगों का बॉन्ड जनरेट हो चुका है, इस हाइड्रोजन को लिख दिया। अब देखो इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो गए, यहां पर शिफ्ट हो गए, तो आप पॉजिटिव किसके पास में आ गया, इस हाइड्रोजन एटम के पास में आ गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, ये पाई बॉन्ड खत्म करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है और जो दूसरा बॉन्ड बनता है वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। किसी को आप सिग्मा मान सकते हो, किसी को भी पाई मान सकते हो। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके बाद जो दूसरे नंबर का बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। जैसा कि अगर इसको आप सिग्मा मान रहे हो तो कॉमन सी बात है ऊपर वाला कौन होगा, पाई बॉन्ड। लेकिन यदि ऊपर वाले को आप सिग्मा मान रहे हो तो कॉमन सी बात है नीचे वाला आप लोगों को कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा। मतलब पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद जो अगला बॉन्ड होता है वो अगला बॉन्ड कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो देखो अगर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को मैं यहां पर शिफ्ट कर दूं तो वापस से आप लोगों की वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। बिल्कुल सही बात है। इसका जो अगला स्टेप होगा, ठीक है ना, वो आप लोगों का ये होगा, ये मैंने कार्बन को लिख दिया, ठीक है ना, कार्बन से मैंने किसको लिख दिया, हाइड्रोजन एटम को लिख दिया, यहां पर हाइड्रोजन एटम को लिख दिया, यहां पर ये हाइड्रोजन एटम लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हुए तो कार्बन की वापस से कितनी बैलेंसी हो गई, 3 बैलेंसी हो गई और वापस से वही आप लोगों का एथिल कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है ना। ये आप लोगों का क्या बन गया, एथिल कार्बोकैटायन बन गया। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बता देता हूं और उसके बाद फिर इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। देखो मैंने आप लोगों के लिए यहां पर एथिल कार्बोकैटायन को एग्जांपल के तौर पर लिया और मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बता रहा हूं। ये मैंने किसको लिख दिया, एथिल कार्बोकैटायन को लिख दिया, ठीक है ना। यहां पर एथिल कार्बोकैटायन के अंदर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक है ना। और इसी को हमने अति संयुग्म प्रभाव मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोला है। अगर इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को मैं यहां पर शिफ्ट करूं तो देखो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो गए, यहां पर शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो गए, यहां पर शिफ्ट हो गए, तो इस हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो कॉमन सी बात है इस हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस तरीका से इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग के अंदर घूमेंगे। अगली कंडीशन के अंदर क्या होगा कि देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे तो अब पॉजिटिव किसके पास में आ जाएगा, इस हाइड्रोजन एटम के पास में, ठीक है ना। फिर इस हाइड्रोजन एटम के पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, ये वाला बॉन्ड खत्म करेगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पर शिफ्ट होंगे तो अब पॉजिटिव चार्ज किस हाइड्रोजन के पास में आ जाएगा, इस हाइड्रोजन एटम के पास में
आ जाएगा, ठीक है ना। इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, वो ही आप लोगों का पाई बॉन्ड खत्म करेगा। जैसे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, वापस से आप लोगों के लिए एथिल कार्बोकैटायन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो एथिल कार्बोकैटायन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। अब मैं आप लोगों के लिए अति संयुग्मन प्रभाव की मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की डेफिनेशन बता देता हूं, क्योंकि अब इसकी डेफिनेशन आप लोगों के एक बार में ही समझ में आ जाएगी। देखो मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन में, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंडों में भाई ये जो एथिल कार्बोकैटायन होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंडों में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन को ही हम अति संयुग्मन प्रभाव मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोलते हैं। एक बार फिर से मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंडों के अंदर सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन को ही हम अति संयुग्मन प्रभाव मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोलते हैं। और ये जो अति संयुग्मन प्रभाव होता है इसको हम ब्रेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम पर है, ठीक है ना। मैं साइंटिस्ट का नाम लिख देता हूं। इस अति संयुग्मन प्रभाव को मतलब इस हाइपर कॉन्जुगेशन को हम ब्रेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। ये सभी पॉइंट जो आप लोगों के लिए बता रहा हूं ना, ये एग्जाम की दृष्टि से सभी पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरीका के क्वेश्चन आप लोगों से लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्रेकर नाथन इफेक्ट हम कौन से प्रभाव को बोलते हैं, तो आप लोगों का जवाब होगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट मतलब अति संयुग्मन प्रभाव, ठीक है ना। तो इस अति संयुग्मन प्रभाव को हम ब्रेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। ब्रेकर नाथन प्रभाव इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ब्रेकर नाथन इफेक्ट, ठीक है ना। ब्रेकर नाथन इफेक्ट ये जो आप लोगों का अति संयुग्मन प्रभाव होता है मतलब जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है इसको हम ब्रेकर नाथन प्रभाव भी बोलते हैं, मतलब ब्रेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, मतलब इसको हम साइंटिस्ट के नाम पर याद रखते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई। अब देखो गौर से यहां पर देखिए, ये आप लोगों का जो कार्बन है ये आप लोगों का अल्फा कार्बन है। देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम 0 पोजीशन देते हैं, उसके जस्ट वाला कार्बन कौन सा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन। जैसे कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम 0 पोजीशन देते हैं, इसके जस्ट वाला कार्बन होता है वो आप लोगों का कौन होता है, अल्फा कार्बन होता है। तो यहां पर अल्फा कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कोई भी प्रकार का बॉन्ड नहीं है, इसलिए अति संयुग्मन प्रभाव को हम बिना बंध का अनुनाद प्रभाव भी बोलते हैं, मतलब इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। मैं लिख देता हूं, अति संयुग्मन प्रभाव को हम बिना बंध का अनुनाद प्रभाव भी बोलते हैं, बिना बंध का अनुनाद प्रभाव भी कहते हैं, बिना बंध का अनुनाद प्रभाव भी कहते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये जो अति संयुग्मन प्रभाव होता है ये एक प्रकार का अनुनाद प्रभाव ही होता है, एक प्रकार का ये आप लोगों का रेजोनेंस इफेक्ट ही होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बिना बंध का अनुनाद प्रभाव भी बोलते हैं, मतलब इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। क्योंकि यहां पर अल्फा कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये आप लोगों को कौन है, अल्फा कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, इसलिए अति संयुग्मन प्रभाव को हम बिना बंध का अनुनाद प्रभाव भी बोलते हैं, अर्थात नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। ये जो 2 पॉइंट आप लोगों के लिए बताए हैं कि एक तो हम अति संयुग्मन प्रभाव को ब्रेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं और एक इस अति संयुग्मन प्रभाव को हम बिना बंध का अनुनाद प्रभाव भी बोलते हैं, मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। क्योंकि यहां पर अल्फा कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कोई भी प्रकार का बंध नहीं है, इसलिए इसको हम बिना बंध का अनुनाद प्रभाव भी बोलते हैं। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीका से बन सकता है कि बिना बंध का अनुनाद प्रभाव हम कौन से प्रभाव को बोलते हैं, तो आप लोगों का जवाब होगा अति संयुग्मन प्रभाव मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि जिन मॉलिक्यूल्सों के अंदर अति संयुग्मन प्रभाव देखने को मिलता है उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और इन मॉलिक्यूल्सों की स्टेबिलिटी को हम देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटमों के आधार पर। जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उस मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें उतना ही ज्यादा अति संयुग्मन प्रभाव होगा। जिस मॉलिक्यूल्स में जितना ज्यादा अति संयुग्मन प्रभाव होगा मतलब जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा उस मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा होगा या कम ये डिपेंड करेगा अल्फा हाइड्रोजन एटमों की संख्या के आधार पर। जिस मॉलिक्यूल्स में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे
उस मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो मैं अभी आप लोगों के लिए अल्फा हाइड्रोजन एटम देखना और बता देता हूं। तो यहां पर मैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। ठीक है ना। 3 डिग्री कार्बोकैटायन को लिख रहा हूं, 2 डिग्री कार्बोकैटायन को लिख रहा हूं, 1 डिग्री कार्बोकैटायन को लिख रहा हूं और मेथिल कार्बोकैटायन को लिख रहा हूं। फिर मैं इनमें आप लोगों के लिए अल्फा हाइड्रोजन एटम देखना बताऊंगा और फिर इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखूंगा। तो देखो बोर्ड की तरफ लिखी, देखिए आप लोग, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है ना। और मैं आप लोगों के लिए कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी ऑर्डर बता देता हूं। तो देख लो बोर्ड की तरफ। तो देखो मैं आप लोगों के लिए यहां पर कार्बोकैटायनों को लिख देता हूं। ठीक है ना। यहां पर मैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन को लिख देता हूं, यहां पर मैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन को लिख देता हूं, यहां पर मैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन को लिख देता हूं और यहां पर मैं आप लोगों के लिए मेथिल कार्बोकैटायन को लिख देता हूं। ठीक है ना। और इनकी मैं आप लोगों के लिए मैं अल्फा हाइड्रोजन एटम देखना बताऊंगा और उसके बाद फिर हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन एटमों के आधार पर। तो देखो ये तो आप लोगों का 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। ठीक है ना। ये तो आप लोगों का कौन हो गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है ना। लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ये आप लोगों का 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, कार्बोकैटायन। ठीक है ना। ये आप लोगों का 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, ये आप लोगों का 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। ठीक है ना। ये आप लोगों का 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, ये आप लोगों का 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। ठीक है ना। ये आप लोगों का 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया और ये आप लोगों का मेथिल कार्बोकैटायन हो गया। ठीक है ना। ये आप लोगों का मेथिल कार्बोकैटायन हो गया, मैं लिख देता हूं मेथिल कार्बोकैटायन। ठीक है। ये आप लोगों का 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है ना। और ये आप लोगों का 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। ठीक है ना। ये आप लोगों का 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। अब देखो मैं आप लोगों के लिए इनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम देखना बता देता हूं, जिसके अंदर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उसमें उतना ही ज्यादा अतिसंयुग्मन प्रभाव होगा और उस मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। चलो ठीक है, देखते हैं। तो देखो मैं आप लोगों के लिए अल्फा हाइड्रोजन एटम देखना बता रहा हूं कि जिस कार्बन से आप लोगों का प्लस चार्ज जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पर आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम कौन सी पोजीशन देते हैं, 0 पोजीशन। उसके जस्ट वाला जो कार्बन होता है वो आप लोगों का अल्फा कार्बन होता है और उससे जो हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं वही आप लोगों का अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं। जैसे कि इस कार्बन से आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है तो इसको तो हम कौन सी पोजीशन देते हैं, 0 पोजीशन। लेकिन उसके जस्ट वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन। तो ये भी आप लोगों का अल्फा कार्बन हो गया, ये भी आप लोगों का अल्फा कार्बन हो गया और ये भी आप लोगों का अल्फा कार्बन हो गया। ठीक है ना। इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं उनको ही हम अल्फा हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। तो देखो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हो गए आप लोगों के, 9 हो गए। 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम तो ये रहा आप लोगों के, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम आप लोगों के ये रहे और 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम आप लोगों के ये रहे। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन के अंदर 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक है ना। 3 डिग्री कार्बोकैटायन के अंदर 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो वही जिस कार्बन से आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है उसको 0 पोजीशन देते हैं। उसके जस्ट वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है वही आप लोगों का अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। तो देखो इस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है तो इसको 0 पोजीशन देते हैं। इसके जस्ट वाला कार्बन आप लोगों का अल्फा कार्बन हो गया और ये भी आप लोगों का कौन सा, अल्फा कार्बन हो गया। और इनसे जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है वो आप लोगों के अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए। तो 3 तो आप लोगों के अल्फा हाइड्रोजन एटम ये रहे और 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम ये रहे। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन के अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे वो आप लोगों के कितने होंगे, 6। चलो ठीक है, मैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो जिस कार्बन से आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज जुड़ा है उसको 0 पोजीशन देते हैं। उसके जस्ट वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इसके पास में जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। बात समझ में आ गई ना। और मेथिल कार्बोकैटायन के अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे वो कितने होंगे, 0। क्योंकि मैं आप लोगों से क्या बात बोल रहा हूं कि जिस कार्बन से आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है उसको 0 पोजीशन देते हैं और उसके पास वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। लेकिन मेथिल कार्बोकैटायन के अंदर तो अगला कार्बन है ही नहीं है, एक ही कार्बन है और उसको भी मैंने 0 पोजीशन दे दिया। ठीक है ना, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम आप लोगों के कितने हो गए, 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में आप लोगों के लिए क्या बात बोली है कि जिस मॉलिक्यूल्स के पास में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उसमें उतना ही ज्यादा अति
संयुग्मन प्रभाव होगा और जिस मॉलिक्यूल्स में जितना ज्यादा अति संयुग्मन प्रभाव होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो कॉमन सी बात है, यहां पर सबसे ज्यादा जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो किसके पास में, 3 डिग्री कार्बोकेटायन के पास में। इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसके पास में जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो कितने हैं, 9। तो इसके पास में अगर 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो सबसे ज्यादा अति संयुग्मन प्रभाव इसी में होगा। ठीक है ना। तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर को लिख रहा हूं। 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम 2 डिग्री कार्बोकेटायन की होती है। ठीक है ना। उससे कम 1 डिग्री कार्बोकेटायन की होती है और सबसे कम जो स्टेबिलिटी होती है वो किसकी होती है, मेथिल कार्बोकेटायन की। इस स्टेबिलिटी को हमने किसके आधार पर देखा है, इस स्टेबिलिटी को जो हम लोगों ने देखा है वो अल्फा हाइड्रोजन एटमों के आधार पर देखा है। मैं आप लोगों के लिए यहां पर ले देता हूं कार्बोकेटायन का स्थायित्व का क्रम, कार्बोकेटायन का स्थायित्व क्रम मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना कि जिस मॉलिक्यूल्स में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उसमें उतना ही ज्यादा अति संयुग्मन प्रभाव मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा और उस मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना। इसलिए जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम 2 डिग्री कार्बोकेटायन की होती है, उससे कम 1 डिग्री कार्बोकेटायन की होती है और सबसे कम जो स्टेबिलिटी होती है वो मेथिल कार्बोकेटायन की होती है। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो अति संयुग्मन प्रभाव होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो -H प्रभाव होता है और एक आप लोगों का +H प्रभाव होता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना कि अति संयुग्मन प्रभाव कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो -H प्रभाव होता है और एक +H प्रभाव होता है। जिनका इफेक्ट -H होता है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जिनका इफेक्ट +H होता है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए इसको बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बोर्ड की तरफ देखिए, आप लोगों के लिए बता देता हूं कि अति संयुग्मन प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, अति संयुग्मन प्रभाव 2 प्रकार का होता है। एक तो -H प्रभाव होता है और एक आप लोगों का +H प्रभाव होता है। मैं दोनों प्रभावों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं। ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो -H प्रभाव होता है और एक आप लोगों का +H प्रभाव होता है। ठीक है ना। एक तो -H प्रभाव होता है और एक आप लोगों का +H प्रभाव होता है। तो मैं आप लोगों के लिए -H इफेक्ट के बारे में बता देता हूं कि जिन ग्रुपों का -H इफेक्ट होता है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जिन ग्रुपों का +H इफेक्ट होता है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बोर्ड पर आप लोगों के सामने कि जिन ग्रुपों का -H प्रभाव होता है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो लिख देता हूं, रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है ना। मतलब जिन ग्रुपों का -H इफेक्ट होता है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी ओर खींचते हैं और जिन ग्रुपों का +H प्रभाव होता है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं, रिंग को इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह। ठीक है ना। रिंग को इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह, कुछ एग्जांपल ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है ना। यहां पर ले लेता हूं Ci3 के अंदर सबसे ज्यादा -H प्रभाव होता है, उससे कम होता है आप लोगों का CBr3 का। ठीक है ना। उससे कम किसका होता है, CCl3 का। ठीक है ना। उससे कम किसका होता है, CF3 का। इनको आप लोग ध्यान में रख लेना। सबसे ज्यादा जो -H इफेक्ट होता है वो किस में होता है, Ci3 में। उससे कम किस में होता है, CBr3 में। उससे कम किस में होता है, CCl3 में और उससे कम किस में होता है, CF3 में। ठीक है ना। इसी तरीका से मैं +H प्रभाव वाले इनको लिख देता हूं। ठीक है ना। तो देखो, सबसे ज्यादा जो +H इफेक्ट होता है वो किस में होता है, CH3 में। उससे कम किस में होता है, CD3 में और सबसे कम किस में होता है, CT3 में। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो, ये तो मैंने +H प्रभाव वाले आप लोगों के लिए ग्रुप लिख दिए और ये मैंने आप लोगों के लिए -H प्रभाव वाले ग्रुप लिख दिए। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो अति संयुग्मन प्रभाव होता है मतलब जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है वो आप लोगों का 2 प्रकार का होता है। एक तो -H प्रभाव होता है और एक आप लोगों का +H प्रभाव होता है। जिन ग्रुपों का -H प्रभाव होता है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अर्थात ये रिंग से इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है ना। और जिन ग्रुपों का +H प्रभाव होता है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं।
बात आप लोग समझ में आ गई ना, मतलब रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं और इनके मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल ले लिए, ठीक है ना। ये वो ग्रुपों को लिखा है जिनका -H प्रभाव होता है और ये मैंने वो ग्रुप लिखे हैं जिनका +H प्रभाव होता है। -H प्रभाव किनका होता है, CI3 के अंदर सबसे ज्यादा -H होता है, उससे कम किस्म होता है CBr3 में, उससे कम किस्म होता है CCl3 में और उससे कम किस्म होता है CF3 में, ठीक है ना। इस ऑर्डर को आप लोग ध्यान में रख लेना। और यहां पर मैंने आप लोगों के लिए +H प्रभाव वाले ग्रुप को लिख दिए। सबसे ज्यादा जो +H होता है वो किस्म होता है CH3 में, उससे कम किस्म होता है CD3 में और इनके कंपेयर में सबसे कम किस्म होता है CT3 में। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना, और उनकी मैं आप लोगों के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहा हूं। एक तो मैं +H इफेक्ट की आप लोगों के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता देता हूं और एक मैं आप लोगों के लिए -H प्रभाव की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता देता हूं, ठीक है। तो बोर्ड की तरफ देखिए, पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं किसकी बताऊंगा, +H प्रभाव की, ठीक है ना। उसके बाद मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताऊंगा -H प्रभाव की। तो बोर्ड की तरफ देखिए, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो देखो यहां पर मैं +H के रूप में मेथिल बेंजीन को ले रहा हूं, ठीक है ना। एग्जांपल जो आप लोगों को फर्स्ट ले रहा हूं वो मैं किसका ले रहा हूं, मेथिल बेंजीन का ले रहा हूं, ठीक है ना। ये आप लोगों की कौन हो गई, बेंजीन रिंग हो गई और इससे मैंने किसको जोड़ दिया, मेथिल ग्रुप को जोड़ दिया, ठीक है ना। इससे मैंने किसको जोड़ दिया, मेथिल ग्रुप को जोड़ दिया। मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूं, ठीक है ना। इस मेथिल ग्रुप को मैंने आप लोगों के लिए खोल के लिख दिया। ये आप लोगों की जो बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, ये आप लोगों की बेंजीन रिंग है। इससे मैंने किसको जोड़ दिया, मेथिल ग्रुप को जोड़ दिया, मतलब CH3 ग्रुप को जोड़ दिया। और अभी मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि जो CH3 ग्रुप होता है अर्थात जो मेथिल ग्रुप होता है उसका कौन सा इफेक्ट होता है, +H इफेक्ट होता है, ठीक है ना। इसमें मैं आप लोगों के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बताऊंगा। ये आप लोगों का एग्जांपल नंबर 1 हो गया। इसमें मैं आप लोगों के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बताऊंगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी कि जो आप लोगों का अति संगमन प्रभाव होता है इसको हम बिना बंध का अनुनाद प्रभाव भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। और इस तरीका से भी हम बोले तो ये बात भी बिल्कुल गलत नहीं होगी कि जो अति संगमन प्रभाव होता है वो एक तरीका का अनुनाद प्रभाव ही होता है, एक तरीका का रेजोनेंस इफेक्ट ही होता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसीलिए इसको हम बिना बंध का अनुनाद प्रभाव बोलते हैं अर्थात नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, डिलोकलाइजेशन होगा। किस तरीका से होगा वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट होंगे, यहां पर शिफ्ट होंगे, ठीक है ना। तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किस तरीका से हो जाएगा वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो ये आप लोगों का सिग्मा बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहां पर शिफ्ट कर दूं तो यहां पर तो पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में से बॉन्ड खत्म हो जाएगा और यहां पर हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगला स्टेप आप लोगों का ये होगा, ध्यान से समझते चलना, अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। देखो ये बॉन्ड आप लोगों का यहां पर मैंने लिख दिया, ये बॉन्ड आप लोगों का यहां पर ये लिख दिया। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट होगा, यहां पर। तो यहां पर डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। ये आप लोगों का कार्बन था, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन लिख दिया और ये मैंने हाइड्रोजन एटम लिख दिया। अब आप लोगों को पता है कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो गए, यहां पर शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। तो तुरंत ही ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होंगे, टूटेंगे। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड खत्म हो चुका है, तो यहां पर इस हाइड्रोजन के पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, जैसे इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 5 वैलेंसी, और कार्बन की 5 वैलेंसी होती नहीं, इसलिए तुरंत ही ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहां पर आप लोगों का डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड खत्म हो चुका है। तो कॉमन सी बात है, हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो हाइड्रोजन के पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। चलो ठीक है। अब ये जो आप लोगों का नेगेटिव चार्ज है ये इस पूरी रिंग के अंदर घूमेगा, पूरी रिंग के अंदर ये अनुनाद करेगा, रेजोनेंस करेगा। इसीलिए मैंने बोला कि जो अति संयुग्मन प्रभाव होता है वो एक प्रकार का अनुनाद प्रभाव ही होता है। बस इसके अंदर क्या होता है, यहां पर बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए इसको हम बिना बंध का अनुनाद प्रभाव भी बोलते हैं अर्थात नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, इस नेगेटिव को पूरी रिंग में घुमा देता हूं।
देखो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर शिफ्ट होंगे तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से टूट जाएंगे। तो अगला स्टेप आप लोगों का ये होगा, एक एक स्टेप को ध्यान से समझते चलो, किसी भी चीज में रट्टा मत मारो। देखो ये पाई बॉन्ड से मैंने कुछ नहीं किया, अपनी जगह पर लिख दिया, ऊपर बिल्कुल सेम है, ऊपर कुछ नहीं किया, लिख दिया, यहाँ पर कार्बन लिख दिया, इससे मैंने हाइड्रोजन एटम को लिख दिया, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन एटम लिख दिया, और इस हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है, आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज है। चलो ठीक है, इस नेगेटिव वाले आप लोगों को पता है इस नेगेटिव चार्ज के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जहां जहां पर ये नेगेटिव चार्ज जाएगा वहां पर बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे तो यहां पर पाई बॉन्ड आप लोगों का जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो गए, इस कार्बन पर, तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज जाएगा, आप लोगों का नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर जाएंगे तो ये बॉन्ड आप लोगों का यहां से टूट जाएगा। तो अगला स्टेप आप लोगों का ये हो गया, देख लो अगला स्टेप आप लोगों का ये हो गया, ये पाई बॉन्ड तो मैंने यहां पर शो कर दिया, ठीक है ना। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो गए, यहां पर शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। और ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऊपर मैंने कुछ नहीं किया, तो बिल्कुल आप लोगों का सेम स्टेप रहेगा। यहां पर मैंने हाइड्रोजन एटम को लिख दिया, यहां पर इस हाइड्रोजन एटम को लिख दिया, यहां पर मैंने इस हाइड्रोजन एटम को लिख दिया। बात आप लोग समझ में आ गई। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या इस नेगेटिव के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जहां जहां पर जा रहा है वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर शिफ्ट होंगे तो यहां पर आप लोगों का बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 5 वैलेंसी, और कार्बन की 5 वैलेंसी होती नहीं, इसलिए इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, और वापस से आप लोगों की वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। बात आप लोगों को समझ में आ गई। वापस से आप लोगों की वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, ये आप लोगों का कौन हो गया, मेथिल बेंजीन हो गया। ये पाई बॉन्ड आप लोगों का ये रहा, ये पाई बॉन्ड आप लोगों का ये रहा, ठीक है ना। यहाँ पर पाई बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं, तो वापस से आप लोगों की वही स्ट्रक्चर बन गई। पहले तो ये बात बताइए, ये बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये आप लोगों की मेथिल बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है ना। ये जो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है वो मैंने किसकी बनाई है, मेथिल बेंजीन की बनाई है। अब देखो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि यहाँ पर इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों को मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो ये आप लोगों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये आप लोगों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड है, ये आप लोगों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड है, ये आप लोगों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 है, और ये आप लोगों के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि यहां पर जो मेथिल बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बननी है वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बननी है। और ये आप लोगों को याद करने का तरीका है कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये आप लोगों ने सही बनाई है, गलत बनाई है, इसकी पहचान करना मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी ये आप लोगों की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ना ही तो 5 से ज्यादा बनेंगी और ना ही 5 से कम बनेंगी। अगर आप लोग इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो इस तरीका से आप लोग पहचान कर लेना कि आप लोग के लिए 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बननी चाहिए, ना ही तो 5 से कम बनेंगी और ना ही 5 से ज्यादा बनेंगी। एक तो इस तरीका से पहचान कर सकते हो। दूसरा इस तरीका से आप लोग पहचान कर सकते हो कि ये जो नेगेटिव चार्ज आया है ये 2 बार तो ऑर्थो पोजीशन पर आया है, एक बार तो यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर आया है और एक बार यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर आया है, ठीक है ना। और एक बार ये नेगेटिव चार्ज किस पर आया है, पैरा पोजीशन पर। ये नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पर नहीं आएगा। अगर गलती से भी आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो और ये नेगेटिव चार्ज अगर मेटा पर आ रहा है तो समझ जाना आप लोगों ने गलत कर दिया। ये जो नेगेटिव चार्ज है 2 बार तो ऑर्थो पोजीशन पर आएगा और एक बार पैरा पोजीशन पर आएगा। ये नेगेटिव चार्ज आप लोगों का मेटा पोजीशन पर नहीं आएगा। तो इस तरीका से आप लोग इसकी पहचान कर सकते हो। तीसरी आप लोग इस तरीका से पहचान कर सकते हो कि एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरी को मैच नहीं कर रही है। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देख लो, एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरी वाली को मैच नहीं कर रही है। आप लोगों को देखने पर ऐसा लग रहा होगा कि पहले वाली और 5वीं वाली शायद एक दूसरे को मैच कर रही है। नहीं, पहले वाली और 5वीं वाली एक दूसरे को मैच नहीं कर रही है, क्योंकि इसके डबल बॉन्डों की कंडीशन देखो और इसके डबल बॉन्डों की कंडीशन देखो। दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों की डबल बॉन्ड की कंडीशन अलग है, ठीक है ना। तो इस तरीका से भी आप लोग पहचान कर सकते हो कि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की अलग अलग होंगी। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
ठीक है ना। तो ये जो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है वो मैंने किसकी बताई है कि जिन ग्रुपों का प्लस H इफेक्ट होता है, मतलब बेंजीन रिंग से मैंने किसको जोड़ दिया, मेथिल ग्रुप को जोड़ दिया, और हम जानते हैं कि मेथिल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस H इफेक्ट होता है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं माइनस H प्रभाव की भी आप लोगों के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बता देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ देखो, माइनस H प्रभाव की भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए बता देता हूं मैं, जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों का अच्छे से। तो देखो मैं यहां पर बेंजीन रिंग से CH3 को लिख देता हूं, ठीक है ना। ये मैंने किसको ले लिया, बेंजीन रिंग को लिख लिया, ठीक है ना। और इससे मैं किसको जोड़ देता हूं, CH3 को जोड़ देता हूं। किसको जोड़ देता हूं, CH3 को जोड़ देता हूं, ठीक है ना। इसका कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस H इफेक्ट होता है, ठीक है ना। यहां पर X बराबर आप लोगों का फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आप लोगों का आयोडीन भी हो सकता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो मैं यहाँ पर बेंजीन रिंग से किसको लिख देता हूँ, CH3 को लिख देता हूँ खोलकर, ठीक है। तो इसकी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप लोग देख लो, ठीक है ना। ये तो मैंने किसको बना दिया, बेंजीन रिंग को बना दिया, ठीक है ना। इससे मैंने आप लोगों के लिए 3 हैलोजन जोड़ दिए। एक हैलोजन मैंने ये जोड़ दिया, एक हैलोजन मैंने ये जोड़ दिया, और एक हैलोजन मैंने ये जोड़ दिया। ये आप लोगों का एग्जांपल नंबर कौन सा है, दूसरा। चलो ठीक है। अब देखो आप लोगों को पता है कि कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, हैलोजन की। मतलब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, हैलोजन की। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो यहां पर हैलोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस हैलोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी किससे पूरी करेगा, यहां से इस रिंग से पूरी करेगा। तो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। देखो जैसे ही इस वाले बॉन्ड को ये तोड़ेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की ये बनेगी, ठीक है ना। एक एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ध्यान से समझते चलो। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिए, ठीक है ना। इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट होगा, यहां पर। तो यहां पर लिख देता हूं डबल बॉन्ड। ये मैंने कार्बन को लिख दिया, इससे ये मैंने हेलोजन को लिख दिया, यहां पर इस हेलोजन को लिख दिया, और इस हेलोजन पर आप लोगों का कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। मैंने आप लोगों से पहले बोली है कि ये जो अति संगमन प्रभाव होता है, एक प्रकार का अनुनाद प्रभाव होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिना बंध का अनुनाद प्रभाव, क्योंकि यहां पर कार्बन और हेलोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर शिफ्ट होंगे तो कॉमन सी बात है, इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और इस कार्बन के पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग के अंदर घूमेगा। देखो मैंने आप लोगों से क्या बात बोली अभी थोड़ी देर पहले, कि जिन ग्रुपों का प्लस H इफेक्ट होता है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो वो अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो रिंग पर कौन सा चार्ज घुमाते हैं, माइनस चार्ज, क्योंकि माइनस के पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। और जिन ग्रुपों का माइनस H इफेक्ट होता है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करते हैं, मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन मांगते हैं। तो खुद के पास तो इनके पास में नेगेटिव चार्ज आता है, और रिंग पर कौन सा चार्ज घुमाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि रिंग के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। बात समझ में आ गई ना। मतलब जिनका इफेक्ट प्लस H होता है वो रिंग पर माइनस चार्ज को घुमाते हैं, और जिन ग्रुपों का माइनस H इफेक्ट होता है वो रिंग पर कौन सा चार्ज घुमाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग के अंदर घूमेगा। किस तरीका से घूमेगा, इधर देखिए, इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है ना। अगर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाए तो इसका पॉजिटिव तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगली बार फिर पॉजिटिव कहां पर आ जाएगा, यहां पर। तो अगली कंडीशन आप लोगों की ये बन जाएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग, देखो यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर मैंने किसको लिख दिया, हेलोजन को, यहां पर भी किसको लिख दिया, हेलोजन को, और यहां पर भी हेलोजन को लिख दिया, जिसके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो गए, यहां पर शिफ्ट हो गए। यहां पर पाई बॉन्ड आप लोगों का पहले से ही है, और यहां पर आप लोगों का कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। चलो ठीक है, अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी को कौन पूरा करेगा, ये बॉन्ड करेगा। तो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब कमी कहां पर आ जाएगी, यहां पर। तो पॉजिटिव चार्ज अब कहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा, मतलब इस कार्बन के पास में पहुंच जाएगा। तो अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो ये होगी,
इस वाले बॉन्ड को मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया, यहां पर आप लोगों का डबल बॉन्ड होगा, यहां पर मैंने किसको लिख दिया, हेलोजन को लिख दिया, यहां पर भी मैंने किसको लिख दिया, हेलोजन को, और इस हेलोजन के पास में कौन सा चार्ज है, आप लोगों का नेगेटिव चार्ज। अब देखो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो गए, यहां पर शिफ्ट हो गए, तो मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिए, तो अब इलेक्ट्रॉनों की कमी किसके पास में हो गई, इस कार्बन एटम के पास में हो गई। बात आप लोग समझ में आ गई ना। लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा आप लोगों का, कि इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इस नेगेटिव के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जहां पर भी जाएगा वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो इस नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन तो यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो वापस से आप लोगों की वही स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है ना, वापस से आप लोगों की वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। इस वाले बॉन्ड को मैंने यहां पर लिख दिया, इस वाले बॉन्ड को मैंने यहां पर लिख दिया, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए, ठीक है ना, और ये मैंने किसको लिख दिया, CH3 को लिख दिया। पहले तो ये बात बता, ये बात आप लोग समझ में आ गई, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की पहचान करना आप लोगों के लिए अभी बताइए कि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बननी चाहिए, ना ही तो 5 से ज्यादा बननी चाहिए, ना ही 5 से कम बननी चाहिए। तो आप लोगों की ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये आप लोगों की सेकंड है, ये आप लोगों की थर्ड है, ये आप लोगों की फोर्थ है, और ये आप लोगों की 5 है। बात समझ में आ गई ना। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है 2 बार तो ऑर्थो पोजीशन पर आना चाहिए और 1 बार पैरा पोजीशन पर आना चाहिए। मेटा पोजीशन पर ये आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। तो देखो मैंने यहां पर आप लोगों के सामने शो कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज 2 बार तो ऑर्थो पोजीशन पर आया और 1 बार पैरा पोजीशन पर आया, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज मेटा पोजीशन पर नहीं आ रहा है। एक मैंने आप लोगों के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करने की पहचान आप लोगों के लिए बताई है कि एक भी स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर को मैच नहीं करनी चाहिए। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की आप लोग किस तरीका से पहचान करोगे कि आप लोग की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है। तो इसके मैंने आप लोगों के लिए 3 तरीके बताए। पहला तरीका आप लोगों का क्या है, क्या ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी आप लोगों की, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, ना ही तो 5 से ज्यादा बनेंगी, ना ही 5 से कम बनेंगी। एक तो आप लोगों का पहचान करने का ये तरीका हो गया। दूसरा आप लोगों का पहचान करने का तरीका ये हो गया कि ये जो आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है या फिर नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, ये 2 बार तो ऑर्थो पोजीशन पर आना चाहिए और 1 बार किस पर आना चाहिए, पैरा पोजीशन पर। जिनका इफेक्ट -H होता है वो रिंग पर कौन सा चार्ज घुमाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और जिनका इफेक्ट +H होता है वो रिंग पर कौन सा चार्ज घुमाते हैं, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज हुआ या ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, 2 बार तो ऑर्थो पोजीशन पर आना चाहिए और 1 बार पैरा पोजीशन पर आना चाहिए। मेटा पोजीशन पर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा तरीका जो मैंने पहचान करने का आप लोगों के लिए बताया वो ये बताया कि एक भी स्ट्रक्चर दूसरी वाली स्ट्रक्चर को मैच नहीं करेगी। ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों को देख लो, एक भी स्ट्रक्चर दूसरी वाली स्ट्रक्चर को मैच नहीं करेगी। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की पहचान कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बता देता हूं जिससे कि ये और अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगा। यहां पर मैंने क्या किया, इस बेंजीन रिंग से किसको जोड़ दिया, CH3 को जोड़ दिया, ठीक है ना। यहां पर X बराबर आप लोगों का फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आप लोगों का आयोडीन भी हो सकता है। जैसे कि अभी लिखा मैंने आप लोगों का, ये CI3 भी हो सकता है, ठीक है ना। ये आप लोगों का CBr3 भी हो सकता है, ये CCl3 भी हो सकता है और ये आप लोगों का CF3 भी हो सकता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो मैंने यहाँ पर X लिख दिया क्योंकि X हम किसको बोलते हैं, हेलोजन को बोलते हैं। और हेलोजन फैमिली के कितने मेंबर होते हैं, 4 मेंबर होते हैं। एक तो फ्लोरीन होता है, एक क्लोरीन होता है, एक ब्रोमीन होता है और एक आयोडीन होता है। चलो ठीक है, इसका कौन सा इफेक्ट होता है, -H इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को क्या बात बताई है कि जिन ग्रुपों का -H इफेक्ट होता है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो रिंग से अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो रिंग के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी करेंगे, तभी तो रिंग पर पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। तो यहां पर क्या होगा, कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन। और हम जानते हैं कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, हेलोजन की। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, हेलोजन की तरफ। तो हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन पर पॉजिटिव का मतलब है कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की कमी की पूर्ति कौन करेगी, रिंग करेगी। इस वाली रिंग के ये बॉन्ड है, ये कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो कार्बन का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, मतलब कार्बन अपनी 4 वैलेंसी को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। और कमी को हम केमिस्ट्री में किससे शो करते हैं, प्लस से शो करते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई। अब ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग पर घूमेगा, ठीक है ना। इसके पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, ये बॉन्ड खत्म करेगा। इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर शिफ्ट होंगे तो आप लोगों को पता है पॉजिटिव
पॉजिटिव कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। इस वाले पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉनों की कमी की पूर्ति कौन करेगा, ये बॉन्ड करेगा। इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पर शिफ्ट होंगे तो फिर पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, यहां पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये जो हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज आया उसके इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर, तो यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहां पर आप लोगों का पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना। दो पॉइंट जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है उनको आप लोग जरूर ध्यान में रख लेना, क्योंकि लास्ट ईयर की एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि जो आप लोगों का अति संयुग्मन प्रभाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकर नाथन इफेक्ट, और इसको हम बिना बंध का अनुनाद प्रभाव भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, क्योंकि यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और ये जो अति संयुग्मन प्रभाव होता है एक प्रकार का अनुनाद प्रभाव भी होता है, एक प्रकार का रेजोनेंस इफेक्ट ही होता है। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी के साथ आप लोगों का ये अति संयुग्मन प्रभाव मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं डिस्कशन करूंगा अनुनाद प्रभाव के बारे में, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है, मिलता हूं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।